हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो हम चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं पार्लियामेंट का, जिसमें हम काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। तो अब आज हम स्टार्ट करते हैं फंड्स। तो ये जो फंड्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो कि प्रोवाइड करा है, फॉलोइंग 3 काइंड्स ऑफ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 267। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये एक वो फंड है जिसके अंदर मतलब विच ऑल रिसिप्ट्स आर क्रेडिटेड, मतलब जितना भी आपका अमाउंट रिसीव हुआ है वो सारा जो कि क्रेडिटेड है, एंड जितना भी पेमेंट डेबिट हुआ है या जो निकाला गया है, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि सारा रेवेन्यू जो कि रिसीव करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और जो भी लोन लिया गया है गवर्नमेंट, जो भी लोन रेज करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ट्रेजरी बिल इशू करके, लोन्स इशू करके, बेस एंड मीन्स ऑफ एडवांसेस के थ्रू दिल्ली थे आरबीआई वगैरह से पैसे। अब यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो जितने भी कोई वो, उसके लिए आप मेरी प्लेलिस्ट देख लो, जो कि रमेश सिंह से मैंने इकोनॉमी कवर करी है, उसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऑल मनी जो कि रिसीव करी गई गवर्नमेंट को बता रहा है इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स फॉर्म्स द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो कोई भी उसने पैसा रिसीव करा, अगर उनने मतलब जस्ट लाइक मतलब कोई सामने लोन दिया है, फिर उसका रीपेमेंट आया है, या जितना भी लीगली ऑथराइज पेमेंट है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो जो कि इस फंड से होता है, ठीक। कोई भी मनी जो कि इस फंड से निकलती है कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ, ठीक है। यानी कि कोई भी मनी अगर इससे निकालनी है तो वो पार्लियामेंट्री लॉ के बिना नहीं निकल सकती, मतलब इन द सेंस कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के बिना नहीं निकल सकती है। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो भी पब्लिक की ऑल अदर पब्लिक मनी अदर देन दोज जो कि क्रेडिटेड हैं कंसोलिडेटेड ऑफ फंड ऑफ इंडिया, यानी कि जो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अलावा जो पैसा रिसीव करा गया है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शैल बी क्रेडिटेड इन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो इंक्लूड करता है प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट, जुडिशियल डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंसेस, सो ऑन। ये जो अकाउंट है ऑपरेट करा जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू। डेट की जो पेमेंट है इस अकाउंट का, वो कैन बाय मेड विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन। ये जो पेमेंट है ये मोस्टली इन द नेचर ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो पार्लियामेंट्री अप्रोप्रिएशन के बिना भी ऑन भी निकाला जा सकता है एक एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत, ठीक। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो बेसिकली अगर आप देखे जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो इस्टेब्लिश कर सकती है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इनटू विच जो अमाउंट जो कि डिटरमाइन करेगी ये लॉ के द्वारा वो पे करी जाएगी टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट कर दे। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट 1950, ये जो फंड है ये प्लेस करा जाता है एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, एंड वो बना सकता है मतलब एंड ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ इट अनफोर्सन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट, ठीक। मतलब इफ़ अगर कोई इस तरीके की मतलब सिचुएशन आ गई है कि उसमें एक्सपेंडिचर मीटअप करना पड़ेगा, यानी कि पैसे की ज़रूरत है ये सब, तो वो हो सकता है, ठीक। पेंडिंग इट्स टू मीट अनफोर्सन एक्सपेंडिचर पेंडिंग इट्स ऑथराइजेशन बाय द पार्लियामेंट, ठीक। यानी कि प्रेसिडेंट अगर ऑथराइजेशन नहीं हो पा रहा है पार्लियामेंट वगैरह के थ्रू, तो वो प्रेसिडेंट भी यहाँ से निकाल सकता है। ये जो फंड है ये हेल्ड करा जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, लाइक द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के तहत चलता है, इसलिए पार्लियामेंट से इसका ऑथराइज होना इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू चलता है ये भी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं मल्टी फंक्शनल रोल ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया। जो इंडियन पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो जो पार्लियामेंट है वो ऑक्यूपाई करता है एक सेंट्रल पोजीशन और एक मल्टी फंक्शनल रोल है इसका। ये एंजॉय करता है एक्सटेंसिव पावर एंड परफॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शन टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एक्सेप्ट एक्सपेक्टेड रोल, यानी कि वो अपनी मतलब जस्ट लाइक ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी फंक्शनल रोल करता है, एंजॉय करता है, एक एक्सटेंसिव पावर है इसके पास, काफ़ी सारे फंक्शन करने पड़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के फुलफिलमेंट करने के लिए। इसकी जो पावर है एंड फंक्शन है वो क्लासिफाइड है अंडर द फॉलोइंग हेड्स: लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन, एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन, फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन, जुडिशियल पावर एंड फंक्शन, इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन, अदर पावर्स एंड फंक्शंस। तो जो लेजिस्लेटिव पावर है एंड उसके फंक्शन, तो जो प्राइमरी फंक्शन है पार्लियामेंट का
वो है कानून बनाना गवर्नेंस के लिए कंट्री के, और इसके एक्सक्लूसिव पावर है लॉ बनाने की सब्जेक्ट्स जो कि इनएमरेटेड है यूनियन लिस्ट में, जो कि जो कि कितने 98 सब्जेक्ट ओरिजिनली 97 थे, एंड ऑन द रेसिडरी सब्जेक्ट डेट इज सब्जेक्ट नॉट एन्यूमरेटेड इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, यानी कि जो कोई तीनों लिस्ट में से दोनों लिस्ट में से नहीं है, या जो भी तीनों लिस्ट में से नहीं है रेसिडरी सब्जेक्ट्स, ठीक, तो उन पे ये इसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो उस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। विद दिस रिगार्ड तो जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें प्रेजेंट 52 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 47 थे, तो जो पार्लियामेंट है उसके पास ओवर राइडिंग पावर है कि जो पार्लियामेंट का लॉ है वो प्रिवेल करेगा स्टेट के लॉ के ऊपर ही। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कॉन्करेंट लिस्ट पे किसी भी कानून को लेके, तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कानून बना सकते हैं सब्जेक्ट्स पे जो कि इनएमरेटेड है स्टेट लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर में 59 सब्जेक्ट हैं और ओरिजिनली 66 थे। तो 5 एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस है जिसमें पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे सब वो बना सकती है कानून। जिस टाइम पे राज्यसभा पास करे रेजोल्यूशन टू डेट इफेक्ट, और जिस टाइम पे प्रोक्लेमेशन हो नेशनल इमरजेंसी का और नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में हो, या जिस टाइम पे 2 या उससे ज़्यादा स्टेट जॉइंट रिक्वेस्ट करे पार्लियामेंट को, या जिस टाइम पे नेसेसरी टू गिव इफेक्ट टू द, मतलब जिस टाइम पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट पास करना हो, ट्रीटी या कन्वेंशन, या जिस टाइम पे प्रेसिडेंट रूल ऑपरेशन में हो स्टेट के अंदर में, तो जितने भी ऑर्डिनेंसेस इशू करे जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये अप्रूव होने चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 6 वीक आफ्टर इट्स रीअसेंबली। तो एन ऑर्डिनेंस बिकम इनऑपरेटिव इफ़ अगर वो अप्रूव नहीं होता है पार्लियामेंट के द्वारा विद इन दैट पीरियड। और जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मेक्स लॉज इन a skeletal form and authorize the executive to make detailed rule and regulation within the framework of the parent rule। मतलब ये ढांचा तैयार कर देते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव उसका डिटेल रूल एंड रेगुलेशन तैयार करती है। ठीक है, इसी चीज़ को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन बोला जाता है, और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन बोला जाता है। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो प्लेस करे जाते हैं पार्लियामेंट के सामने उसके एग्जामिनेशन के लिए। फिर आता है एग्जीक्यूटिव पावर एंड फंक्शन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इस्टेब्लिश करता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके अंदर में जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को पॉलिसीज एंड एक्ट्स के लिए। हैंस जो पार्लियामेंट है वो एक्सरसाइज करती है कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चन आवर, 0 आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन एंड अदर डिस्कशंस वो करती है। ठीक, ये सुपरवाइज करता है। इट ऑल्सो सुपरवाइजेज द एक्टिविटीज़ किसकी, एग्जीक्यूटिव की, किसकी हेल्प से, उसकी कमेटीज़ की, लाइक कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, या कमेटी ऑन पेटिशंस। ओके, तो जो मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। देर इज़ ए इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कि है क्या, जो ईच मिनिस्टर जो कि इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, किसका, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मिनिस्ट्री अंडर हिज चार्ज, यानी कि अच्छे तरीके से वो काम करे, मतलब अच्छे तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिस्ट्री का जो भी इनको मिली हुई है। दिस मीन्स कि ये कंटिन्यू करते हैं ऑफिस में सो लॉन्ग जब तक कॉन्फिडेंस में है। ठीक है, कॉन्फिडेंस में है, मेजॉरिटी मेंबर्स हैं लोकसभा में। ठीक, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिमूव करी जा सकती है ऑफिस से बाय द लोकसभा पास करके नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो जो लोकसभा है वो एक्सप्रेस करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट इन द फॉलोइंग वेज। कैसे, कि पास नहीं हो पाता एक मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट इनॉग्रल एड्रेस पे रिजेक्ट हो जाता है मनी बिल का, ये पास कर देते हैं सेंसर मोशन, और एन एडजमेंट मोशन ये डिफीट हो जाती है गवर्नमेंट की वाइटल इशू, ये पास कर देते हैं कट मोशन। देयरफॉर जो फर्स्ट फंक्शन है पार्लियामेंट का वो ये कहा जाता है सेलेक्ट द ग्रुप विच इज़ टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब एक ऐसा ग्रुप सेलेक्ट करो जो कि गवर्नमेंट को बनाएगा, सपोर्ट करेगा, सस्टेन करेगा सो लॉन्ग, और जिससे कि वो एंजॉय करे कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड टू एक्सपेल इट व्हेन इट सीजेस टू डू सो एंड लीव इट टू द पीपल टू डिसाइड एट द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन, यानी कि फिर वो बाकी सारी चीज़ें अब आप लोगों पे छोड़ दो नेक्स्ट जनरल इलेक्शन के लिए कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक, फाइनेंशियल पावर एंड फंक्शन, यानी कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता और कलेक्ट करा जा सकता है, एंड एक्सपेंडिचर इनकर करा जा सकता है किसके द्वारा,
एग्जीक्यूटिव के द्वारा बिना अथॉरिटी के, ठीक, या बिना अप्रूवल के, किसके, पार्लियामेंट के। हेंस तो जो बजट है वो जो रखा जाता है पार्लियामेंट के सामने उसके अप्रूवल के लिए, तो जो इनेक्टमेंट है बजट का पार्लियामेंट के द्वारा, वो लीगलाइज कर देता है रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल ईयर का। और जो पार्लियामेंट है वो इस ऑल्सो स्क्रूटनाइज करता है किसको, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को विद द हेल्प ऑफ इट्स फाइनेंशियल कमेटीज। ये इंक्लूड करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। ये ब्रिंग आउट करता है केसेस ऑफ इलीगल, इरेगुलर, अनऑथराइज्ड, इम्प्रॉपर यूसेज एंड वेस्टेज एंड एक्स्ट्रा वजन्स इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसीलिए तो जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ओवर द एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल मैटर ऑपरेट होता है दो स्टेजेस में। एक है बजटरी कंट्रोल, डेट इज की कंट्रोल रहता है बिफोर द अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट थ्रू द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट। फिर पोस्ट बजटरी कंट्रोल, डेट इज की कंट्रोल रहता है आफ्टर अप्रोप्रिएशन ऑफ ग्रांट थ्रू द थ्री फाइनेंशियल कमेटी। तो जो बजट है जो कि बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ एन्युटी पे, तो जो पार्लियामेंट है वो ग्रांट करता है मनी किसको, गवर्नमेंट को, फॉर वन फाइनेंशियल ईयर। इफ़ जो ग्रांटेड मनी है वो स्पेंड नहीं करी जाती है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, तो जो बैलेंस है वो एक्सपायर हो जाता है एंड रिटर्न कर दिया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इस प्रैक्टिस को हम रूल ऑफ लैप्स बोलते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज ये फैसिलिटेट करता है इफेक्टिव फाइनेंशियल कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट एंड नो रिजर्व फंड कैन बी बिल्ट विदाउट इट्स ऑथराइजेशन। हाइवर जो ऑब्जर्वेंस है रूल की वो लीड करती है हैवी रश ऑफ एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसी चीज़ को हम मार्च रश भी बोलते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शंस। तो पार्लियामेंट जो कि जिसके पास पावर है अमेंड करने के कॉन्स्टिट्यूशन के बाय वे ऑफ एडिशन, वेरिएशन और रिपील ऑफ एनी प्रोविजन। तो जो मेजर पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का वो अमेंड करा जा सकता है बाय द पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी, that is a majority of the total membership of each house and a majority of not less than 2/3 of the members present and voting in each house। यानी कि वही है कि एक मेजोरिटी रहे टोटल मेंबरशिप जो है दोनों सदनों की, एंड या मेजोरिटी नहीं रहनी चाहिए कम 2/3 मेंबर्स है जो कि प्रेजेंट एंड वोटिंग है दोनों सदनों में। कुछ अदर प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि अमेंड करे जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी के साथ, जो कि है मतलब क्या कि जो मेजोरिटी रहती है मेंबर्स की प्रेजेंट एंड वोटिंग जो रहते हैं दोनों सदनों में, और ओनली अ फ्यू प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंड करे जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू एंड विद द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट जितने हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, ठीक। हाउएवर जो पावर इनिशिएट करने की प्रोसेस अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के ऑल द थ्री केसेस में वो किसके हाथ में, वो पार्लियामेंट के हैं, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के। तो आपको देखने को मिलेगा केवल एक ही एक्सेप्शन है, डेट इज़ की स्टेट लेजिस्लेचर पास कर सकती है रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट करने के लिए पार्लियामेंट से क्रिएशन और एबोलिशन का लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्टेट में बेस्ड ऑन द रेजोल्यूशन। तो पार्लियामेंट है वो बना सकता है, एक एक्ट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को इस चीज़ के लिए, यानी कि नहीं होता लेजिस्लेटिव काउंसिल भंग कर देते हैं और फिर क्रिएट कर लेते हैं, ऐसे चलता रहता है अलग अलग स्टेट में, जैसे आंध्र प्रदेश में चल जाता है, ऐसा बहुत सारे स्टेट्स हैं। तो उन स्टेट का आप नाम चाहे आप नाम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टू सम ऑफ द पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इन थ्री वेज। तो एक है सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, स्पेशल मेजोरिटी और बट कंसेंट होनी चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स की। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की इज़ नॉट अनलिमिटेड, ये सब्जेक्ट है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन अदर वर्ड्स तो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकते हैं किसी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन के, एक्सेप्ट बेसिक फीचर नहीं होना चाहिए, मतलब हनन नहीं होना चाहिए उसका। तो ये रूल करा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में 1973 में, एंड रिफॉर्म करा गया मिनर्वा मिल केस 1980 में। ओके, चलिए जुडिशियल पावर एंड फंक्शन। तो जुडिशियल पावर जो है एंड फंक्शन जो है पार्लियामेंट के इंक्लूड करता है क्या, कि वो इम्पीच कर सकता है प्रेसिडेंट का फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये रिमूव कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को ऑफिस से, और ये रिकमेंड कर सकता है रिमूवल ऑफ जज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल टू द प्रेसिडेंट। ये पनिश कर सकता है उसके मेंबर्स को और आउटसाइडर फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट।
इलेक्टोरल पावर एंड फंक्शन, तो जब पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करता है इलेक्शन प्रेसिडेंट के अलॉन्ग विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड इलेक्ट करता है वाइस प्रेसिडेंट को। जो लोकसभा है वो इलेक्ट करती है स्पीकर को, डिप्टी स्पीकर को, वाइल जो राज्यसभा वो इलेक्ट करता है डिप्टी चेयरमैन को। जो पार्लियामेंट है वो ऑथराइज करता है कानून बनाने के लिए, रेगुलेट करने के लिए इलेक्शन को टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट और टू बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड टू बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो इनेक्ट करता है प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 और जो प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951। कुछ अदर पावर एंड फंक्शंस, तो जो वेरियस अदर पावर्स एंड फंक्शन है पार्लियामेंट को इंक्लूड करता है कि ये सर्व करता है एज द हाईएस्ट डेलिब्रेटिव बॉडी इन द कंट्री। ये डिस्कस करता है काफ़ी सारे इश्यूज नेशनल एंड इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस के, इफ़ अगर अप्रूव हो जाते हैं तीनों टाइप, ऑल थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसीज नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल, जो कि प्रोक्लेम करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये क्रिएट कर सकता है, एबोलिश कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ये इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, एरिया ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्रीज एंड चेंज कर सकता है नाम स्टेट के, इंडियन यूनियन के, रेगुलेट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट की, एंड इस्टेब्लिश कर सकता है कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। इनफेक्टिवनेस ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल, तो जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है ओवर गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया वो मोर थ्योरेटिकल है देन प्रैक्टिकल। इन रियलिटी जो कंट्रोल है नॉट इज़ नॉट इफेक्टिव जितना होना चाहिए। तो फॉलोइंग फैक्टर रेस्पॉन्सिबल इसके लिए, क्योंकि जो पार्लियामेंट है हैज़ नीदर टाइम नॉर एक्सपर्टीज़ किस चीज़ को कंट्रोल करने की, एडमिनिस्ट्रेशन जो कि ग्रो हो रहा है इन वॉल्यूम एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो पार्लियामेंट का जो फाइनेंशियल कंट्रोल है हिंडर करा जाता है टेक्निकल नेचर से और द डिमांड फॉर ग्रांट्स। पार्लियामेंटेरियंस हैं वो बीइंग लेमन वो अंडरस्टैंड नहीं करते हैं इन सब चीज़ों को प्रॉपरली एंड फुल्ली। ठीक, जो लेजिस्लेटिव लीडरशिप है वो रहती है एग्जीक्यूटिव के पास एंड ये प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज़ को। और जो द वेरी साइज ऑफ द पार्लियामेंट वो काफ़ी बड़ा है एंड अनमैनेजेबल है इफेक्टिवली। और जो मेजॉरिटी सपोर्ट है वो एंजॉय करा जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा पार्लियामेंट में, और वो रिड्यूस करता है पॉसिबिलिटी इफेक्टिव क्रिटिसिज्म की। तो जो फाइनेंशियल कमेटी है जैसे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी वो एग्जामिन करती है पब्लिक एक्सपेंडिचर आफ्टर इट हैज़ बीन इनकर्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, सो thus they do पोस्ट मॉर्टम वर्क। तो जो इंक्रीज रिकर्स है टू गिलेटिन वो रिड्यूस कर देता है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल। और जो ग्रोथ है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो रिड्यूस कर देता है रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग डिटेल लॉज एंड इंक्रीज करता है पावर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और जो फ्रिक्वेंट प्रोमलगेशन है ऑर्डिनेंस का प्रेसिडेंट के द्वारा वो डाइल्यूट करता है पार्लियामेंट की पावर ऑफ लेजिस्लेशन। और जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है वो स्पोर्टिक है, जनरल एंड मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर है। Lack of strong and steady opposition in the parliament and a setback in the parliamentary behavior and ethics have also contributed to the मतलब इनफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा उससे लेजिस्लेटिव कंट्रोल में ओवर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पोजीशन क्या है राज्यसभा की, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है राज्यसभा की अगर कंपेयर करा जाए लोकसभा के साथ वो स्टडी करी जा सकती है 3 एंगल से, कि जो जहाँ पे राज्यसभा इक्वल हो लोकसभा के, जहाँ पे राज्यसभा अनइक्वल हो लोकसभा के, जहाँ पे राज्यसभा के पास स्पेशल पावर हो डेट आर नॉट ऑल शेयर्ड विद द लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा के साथ शेयर नहीं करी जा सकती हैं। तो इक्वल स्टेटस विद लोकसभा अगर आप देखेंगे इन द फॉलोइंग मैटर, जो पावर है एंड स्टेटस है राज्यसभा को वो इक्वल है लोकसभा के बराबर। जैसे कि इंट्रोडक्शन करना या पास करना, ऑर्डिनरी बिल्स का इंट्रोडक्शन करना या पास करना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का इंट्रोडक्शन या पास करना, फाइनेंशियल बिल का जो कि इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट करना है प्रेसिडेंट का, इलेक्शन एंड रिमूवल करना वाइस प्रेसिडेंट का। हाउएवर जो राज्यसभा है वो अलोन इनिशिएट कर सकते हैं रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का, और ये रिमूव करा जा सकता है रेजोल्यूशन के थ्रू राज्यसभा के बाय इफेक्टिव मेजोरिटी। ये एक टाइप की स्पेशल मेजोरिटी होती है एंड एग्री करी जाती है लोकसभा के द्वारा बाय सिंपल मेजोरिटी। ये रिकमेंडेशन बना सकता है प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग में उसके रिमूवल के, चीफ जस्टिस के, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल
ये जो अप्रूवल हो ऑर्डिनेंस का जो कि इशू करा जाए प्रेसिडेंट के द्वारा, या अप्रूवल हो प्रोक्लेमेशन का, ऑल थ्री टाइप ऑफ इमरजेंसी का प्रेसिडेंट के द्वारा। ये सिलेक्शन हो मिनिस्टर का इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो मिनिस्टर है इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर कैन बी मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस, हाउएवर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मेंबरशिप ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली लोकसभा को। कंसिडरेशन जो है रिपोर्ट्स का, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ का, फाइनेंस कमीशन के, यूपीएससी के, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के, ठीक, या एनलार्ज करना हो ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, या अनइक्वल स्टेटस और लोकसभा का। अनइक्वल स्टेटस किस किस में, इन द फॉलोइंग मैटर, जो पावर एंड स्टेटस है राज्यसभा का वो अनइक्वल देखने को मिलता है लोकसभा के कंपैरिजन में। तो एक मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस होता है ओनली लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। जो राज्यसभा है वो अमेंड नहीं कर सकता, रिजेक्ट नहीं कर सकता मनी बिल को, ये सिर्फ रिटर्न कर सकता है बिल लोकसभा को 14 डेज के अंदर, आइदर रिकमेंडेशन के साथ या बिना रिकमेंडेशन के साथ। और जो लोकसभा है वो एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। रिकमेंडेशन राज्यसभा की दोनों केसेस में जो मनी बिल है वो पास होना चाहिए दोनों सदनों के द्वारा, ठीक। और जो फाइनेंशियल बिल है वो कंटेन नहीं करता है सोनली मैटर्स ऑफ आर्टिकल 110 एंड इंट्रोड्यूस करा जाता है ओनली लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में। बट विद रिगार्ड टू इट्स पैसेज दोनों के पास इक्वल पावर है। और जो फाइनल पावर है डिसाइड करने की कि कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है तो वो स्पीकर के हाथ में लोकसभा के, और जो स्पीकर है लोकसभा का प्रिसाइड करता है ज्वाइंट सिटिंग में दोनों सदनों के। और जो लोकसभा है विद ग्रेटर नंबर वो जीत जाती है बैटल ज्वाइंट सिटिंग में, एक्सेप्ट जिस टाइम पे कंबाइंड स्ट्रेंथ रूलिंग पार्टी की दोनों हाउसेस में लेस हो देन अपोजिशन पार्टी। राज्यसभा ओनली डिस्कस करती है बजट बट वोट को नहीं कर, बट कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स, ठीक, वोट नहीं कर सकती डिमांड ऑफ ग्रांट्स पे, जो कि एक्सक्लूसिव प्रिविलेज है लोकसभा का। और जो रेजोल्यूशन है डिसकंटिन्यूंस करने के लिए नेशनल इमरजेंसी का वो पास करा जाता है ओनली लोकसभा के द्वारा, ना कि राज्यसभा के द्वारा। और जो राज्यसभा है वो रिमूव नहीं कर सकती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, ठीक। बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, यानी कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास करके वो उसको भंग नहीं कर सकती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। और यही दिस इज़ बिकॉज जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। बट जो राज्यसभा वो डिस्कस कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकती है पॉलिसीज़ को एंड एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट की। स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा की, तो जो राज्यसभा है उसको 4 एक्सक्लूसिव और स्पेशल पावर है जो कि एंजॉय करी जाती है लोकसभा के द्वारा, वो सॉरी जो कि एंजॉय नहीं करी जाती हैं लोकसभा के द्वारा। ये ऑथराइज़ कर सकता है पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए, जो कि सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर में आर्टिकल 249। ये ऑथराइज़ कर सकता है पार्लियामेंट को क्रिएट करे वो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जो कि कॉमन हो सेंटर एंड स्टेट के लिए, आर्टिकल 312। ये इनिशिएट कर सकता है एंड मूव कर सकता है क्या, एक रिमूवल वाइस प्रेसिडेंट का। इन अदर वर्ड्स जो एक रेजोल्यूशन है रिमूवल के रिगार्डिंग वाइस प्रेसिडेंट के, वो इंट्रोड्यूस होता है ओनली इन द राज्यसभा, ना कि लोकसभा के अंदर में। आर्टिकल 67 एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल इमरजेंसी का, प्रेसिडेंट रूल का, फाइनेंशियल इमरजेंसी का एट अ टाइम। तो व्हेन द लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व और डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस विद इन द पीरियड अलाउड फॉर इट्स अप्रूवल, तो जो प्रोक्लेमेशन है वो रिमेन इनफेक्टिव इवन इफ इट इज़ अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा अलोन। आर्टिकल 352, 356, 360 ये तो डिटेल में भी डिस्कस करा था हमने इमरजेंसी वाले चैप्टर में भी। हाँ, कोई भी जो एनालिसिस है मतलब जो एक एनालिसिस है वो पॉइंट का वही क्लियर करता है कि जो पोजीशन है राज्यसभा की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो इतनी वीक नहीं है, ठीक, इज़ नॉट वीक जितनी वो हाउस ऑफ लॉर्ड की है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, और ना ही इतनी स्ट्रॉन्ग है जैसे आपको सीनेट की देखने को मिलती है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, एक्सेप्ट इन फाइनेंशियल मैटर एंड जो कंट्रोल है ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड जो पावर एंड स्टेटस राज्यसभा का इन ऑल द अदर इस फेयर वो ब्रॉडली इक्वल एंड कोऑर्डिनेट है विद दैट ऑफ द लोकसभा। इवन इवन तो द राज्यसभा जो है उसको लेस पावर है एज कम्पेयर्ड विद द लोकसभा, उसकी जो यूटिलिटी है वो सपोर्ट होती है ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स कि ये चेक करती है हैस्टेड इफेक्टिव एंड केयरलेसनेस एंड इल कंसिडर लेजिस्लेशन जो कि बनाए जाते हैं लोकसभा के द्वारा, बाय मेकिंग प्रोविजन ऑफ रिविजन एंड थॉट, ये फैसिलिटेट करती है गिविंग ये रिप्रेजेंटेशन देता है एमिनेंट प्रोफेशनल्स को एंड एक्सपर्ट्स को हु कैन नॉट फेस द डायरेक्ट इलेक्शन। और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है 12 सच पर्सन को राज्यसभा में। ये मेंटेन करता है फेडरल इक्विलिब्रियम प्रोटेक्ट करके इंटरेस्ट स्टेट का अगेंस्ट द अनड्यू इंटरफेरेंस, जो आपको
देखने को मिल जाता है सेंटर का। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को जानते हैं। तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वही स्पेशल राइट हैं, एक तरीके से ये इम्यूनिटीज़ हैं एंड एक्सेप्शंस हैं जो कि एंजॉय करे जाते हैं दोनों सदनों के द्वारा, पार्लियामेंट के, उनकी कमेटी के द्वारा, उनके मेंबर के द्वारा। दे आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ देयर एक्शन, यानी कि जो भी वो कोई भी एक्शन ले रहे हैं उनके इंडिपेंडेंस एंड इफेक्टिवनेस को सिक्योर करा जा सके, ठीक। विदाउट दिस प्रिविलेजेस जो हाउस है वो कैन नाइदर मेंटेन देयर अथॉरिटी, डिग्निटी एंड ऑनर, ना ये प्रोटेक्ट करता है मेंबर्स को फ्रॉम एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सटेंड करता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उन पर्सनस को जो कि एंटाइटल हैं बोलने के लिए एंड पार्ट लेने के लिए प्रोसीडिंग्स में हाउस ऑफ पार्लियामेंट की और उसकी किसी भी कमेटी की। ये इंक्लूड करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का एंड यूनियन मिनिस्ट्रीज को। ये क्लैरिफाई करता है कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है वो एक्सटेंड नहीं होती प्रेसिडेंट को, जो कि एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का। क्लासिफिकेशन, यानी कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्लासीफाई करी जा सकती है दो ब्रॉड कैटेगरीज में, यानी कि एक तो वो जो कि एंजॉय करे जाते हैं ईच हाउसेस के द्वारा पार्लियामेंट के कलेक्टिवली, एंड वो जो कि एंजॉय कर एंड दोस एंजॉय करी जाती है मेंबर्स के द्वारा इंडिविजुअली। कलेक्टिव प्रिविलेजेस जो है अगर देखा जाए तो प्रिविलेजेस बिलोंग करती हैं ईच हाउसेस को पार्लियामेंट कलेक्टिवली। It has the right to publish its report, debates and proceeding and also the right to prohibit others from publishing the same, यानी कि इसके पास राइट है कि वो पब्लिश करे रिपोर्ट, डिबेट्स एंड प्रोसीडिंग्स, और इसके पास राइट टू प्रोहिबिट है कि वो दूसरों को भी ये दूसरों को पब्लिश करने से ये सबसे रोक सकता है। और जो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 का वो रिस्टोर करता है फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जो कि ये पब्लिश करने की ट्रू रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग बिना किसी प्रायर परमिशन के हाउस के, बट ये एप्लीकेबल नहीं है इन द केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस। एक्सक्लूड करता है स्ट्रेंजर को फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड करता है सीक्रेट सिटिंग, जो कि डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मैटर। ये रूल बनाता है रेगुलेट करने के लिए खुद के ऑन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस एंड एजुकेट करता है उन मैटर्स के ऊपर। ये पनिश करता है मेंबर को एज वेल एज आउटसाइडर को ब्रीच करने के लिए उसके प्रिविलेजेस एंड कंटेम्प्ट बाय reprimand, admonition or imprisonment, also suspension or exclusion in case of members। इसके पास राइट है कि वो रिसीव करे इमीडिएट इंफॉर्मेशन, अरेस्ट करे, डिटेंशन करे, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ अ मेंबर। ये इंस्टीट्यूट कर सकते हैं इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ अ विटनेस एंड सेंड फॉर रिलेवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड। ये जो कोर्ट्स हैं प्रोहिबिटेड है इंक्वायर करने के लिए प्रोसीडिंग्स की जो भी हाउस की या कमेटीज़ की जो भी चल रही हैं, और कोई भी पर्सन आइदर वो मेंबर हो या आउटसाइडर हो वो अरेस्ट कैन बी अरेस्टेड एंड कोई भी लीगल प्रोसेस जो कि सिविल या क्रिमिनल कैन बी सर्व विद इन द प्रीसेंट्स ऑफ द हाउस विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। इंडिविजुअल प्रिविलेजेस क्या हैं कि जो प्रिविलेजेस हैं बिलोंग करती है मेंबर्स को इंडिविजुअली, कि अरेस्ट नहीं करा जा सकते हैं ड्यूरिंग द सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड 40 दिन पहले सेशन के या 40 दिन बाद सेशन के। ये जो प्रिविलेज है ये अवेलेबल है ओनली सिविल केस में, क्रिमिनल केस में नहीं है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले केस में नहीं है। इनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, यानी कि कोई भी जो मेंबर है वो लायबल नहीं है किसी प्रोसीडिंग्स के, किसी भी कोर्ट में अगर वो कोई भी कुछ भी चीज़ कहते हैं या वोट करी जाती है उनके द्वारा जो भी पार्लियामेंट में या कमेटीज़ में, ये जो फ्रीडम है ये सब्जेक्ट टू प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन के एंड टू द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर जो कि रेगुलेट करते हैं प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। ये एग्जाम्प्टेड हैं ज्यूरी सर्विसेज से, ये रिफ्यूज़ कर सकते हैं एविडेंस देने से एंड अपीयर होने से एज अ विटनेस इन अ केस जो कि पेंडिंग है इनकी अगेंस्ट में कोर्ट में जिस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में है। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, तो जिस टाइम पे कोई भी इंडिविजुअल अथॉरिटी डिसरिगार्ड या और अटैक एनी ऑफ द प्रिविलेजेस, तो जो राइट एंड इम्यूनिटीज़ हैं मेंबर के इंडिविजुअली या सदन के कलेक्टिवली कैपेसिटी में, तो जो ऑफेंस है उस टर्म को क्या कहा जाता है एज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड ये पनिशेबल है हाउस के द्वारा, यानी कि कुछ ज़्यादा ही आप उसका फ़ायदा उठा ले रहे हो, ठीक, जो आपको
मिली है, मतलब जस्ट लाइक एक पावर टाइप से ये प्रिविलेज जो आपको मिला है और लोगों के कंपैरिजन में, बेसिकली बात है एमपीज हैं तो प्रिविलेज तो मिला ही है, ठीक। और आप उसका ज़्यादा ही फ़ायदा उठा ले तो कुछ एक तरीके से। तो एनी एक्ट और ओमिशन जो कि ऑब्स्ट्रक्ट करता है हाउस को, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो उसके जो मेंबर और उसके जो ऑफिसर हैं इन द परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन ऑफ और विच हैज़ अ टेंडेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो प्रोड्यूस करते हैं रिजल्ट अगेंस्ट द डिग्निटी अथॉरिटी एंड ऑनर ऑफ द हाउस, तो उन सबको ट्रीट करा जाता है एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। यानी कि अगर आप भंग मतलब कुछ भी वादा डालते हैं एक तरीके से, कुछ भी इस तरीके से, तो आप कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एज अ ट्रीट करे जाएंगे सदन के। तो जो दो फ्रेजेज हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज एंड कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस वो यूज़ करे जाते हैं इंटरचेंजेबली, क्योंकि ये डिफरेंट इम्प्लीकेशन है। नॉर्मली जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है उसका मतलब होता है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, लाइक वाइज जो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस वो इंक्लूड कर सकता है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑल्सो। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है वो वाइडर इम्प्लीकेशन है, ठीक। और जो देर में भी है कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस विदाउट स्पेसिफिकली कमिटिंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, यानी कि कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस तब भी हो सकता है बिना ब्रीच ऑफ प्रिविलेज करे भी। सिमिलरली जो जो एक्शन है जो कि विच आर नॉट ब्रीचेस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रिविलेज बट ऑफेंस अगेंस्ट द डिग्निटी एंड अथॉरिटी ऑफ द हाउस, तो उसको हम कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिसोबीडियंस जो करा जाता है लेजिटिमेट ऑर्डर का हाउस के द्वारा, तो ये ब्रीच नहीं है प्रिविलेज का, बट ये पनिश करा जाएगा एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस। तो सोर्स क्या है प्रिविलेज के, तो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 105 जो कि एक्सप्रेस करता है दो प्रिविलेजेस, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है पार्लियामेंट में, या राइट ऑफ पब्लिकेशन है प्रोसीडिंग्स का। विद रिगार्ड टू अदर प्रिविलेजेस ये प्रोवाइड करता है कि डेट they were to be the same as those of the British Commons, its committee and its member on the date of its commencement, जो कि commencement 26 जनवरी 1950 अंडर डिफाइंड बाय पार्लियामेंट। और जो अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का वो प्रोवाइड करता है कि प्रोवाइडेड डैट कि जो अदर प्रिविलेजेस हैं इन दोनों सदनों के एंड कमेटीज़ के एंड मेंबर्स के विच दे हैड ऑन द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट, कितना 20 जून 1979 अनटिल डिफाइंड बाय पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन है विद रिगार्ड टू अदर प्रिविलेजेस ये रिमेन सेम रहती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो अमेंडमेंट है वो एक ओनली वर्बल चेंज है बाय ड्रॉपिंग अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, ओके, और विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द इम्प्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन। ये नोट करने वाली बात है कि जो पार्लियामेंट है अभी तक उसने कोई भी ऐसा स्पेशल लॉ एग्जॉस्टिवली कोडिफाई नहीं करा, एग्जॉस्टिवली कोडिफाई नहीं करता है जितनी प्रिविलेजेस हैं, बट ये बेस्ड है 5 सोर्सेज पे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ये जो काफ़ी सारे कानून बना दिए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ये जो रूल्स हैं दोनों सदनों के, ये जो पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है, ओके। सॉवर्निटी क्या है पार्लियामेंट की, अगर देखा जाए तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ सॉवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट है यह एसोसिएटेड है किससे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। जो सॉवर्निटी है इसका मतलब ये कि सुप्रीम पावर है विद इन द स्टेट, यानी कि जो सुप्रीम पावर है ग्रेट ब्रिटेन में वो लाई कर दी है इस पार्लियामेंट के पास, और कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसकी अथॉरिटी पे एंड जुरिस्डिक्शन पे। इसी वजह से जो सॉवर्निटी है पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की, वो कार्डिनल फीचर है किसका, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का। और अकॉर्डिंग टू ए वी डाइसी जो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट हैं, जो प्रिंसिपल है इसके 3 इम्प्लीकेशन है। जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है, कोई भी लॉ अमेंड कर सकती है, सब्स्टिट्यूट कर सकती है, रिपील कर सकती है। और जो डी लॉ में जो कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एनालिस्ट है उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो कुछ भी कर सकती है एक्सेप्ट कि वो वुमेन को एक आदमी नहीं बना सकती है, एक आदमी को वुमेन नहीं बना सकती। जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ उसी सेम प्रोसीजर से एज ऑर्डिनरी लॉज। दूसरे शब्दों में कोई भी एक लीगल डिस्टिंक्शन नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी के बीच में, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के बीच में ब्रिटिश पार्लियामेंट के। और जो पार्लियामेंट्री लॉ बना लॉ को द पार्लियामेंट्री लॉ वो डिक्लेयर नहीं हो सकता इनवैलिड बाय द जुडिशरी एज बिंग इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई भी जुडिशियल रिव्यू नहीं है ब्रिटेन के अंदर में। जो इंडियन पार्लियामेंट है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सॉवरेन बॉडी इन द सिमिलर सेंस, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ लीगल रेस्ट्रिक्शन है उसकी अथॉरिटी पे एंड जुरिस्डिक्शन पे। और जो फैक्टर्स हैं जो कि लिमिट करते हैं सॉवरेनिटी इंडियन पार्लियामेंट की, वो क्या है कि एक तो हमारा रिटन नेचर है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा एक फंडामेंटल लॉ है हमारे कंट्री का, जो कि डिफाइन करता है अथॉरिटी एंड जुरिस्डिक्शन तीनों ऑर्गन्स की, कि हाँ किस किस तरीके से कैसे काम करेंगे, इंटर रिलेशनशिप डिफाइन करता है। एक लीगल डिस्टिंक्शंस हैं लेजिस्लेटिव अथॉरिटी की एंड कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी की, पार्लियामेंट की। ओके, तो अगर कोई भी अमेंडमेंट आता है तो उसमें स्टेट्स को भी रिक्वायरमेंट होता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटेन में वो ना ही लिखा हुआ है, मतलब इज़ नॉट नाइदर रिटन और नॉट देयर इज़ एनीथिंग लाइक अ फंडामेंटल ऑफ लॉ ऑफ द लैंड। और बाकी हमारा सेकंड क्या है कि ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि पावर जो है वो हमारी डिवाइडेड है, डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलेगा, यूनियन एंड स्टेट। और अब आपको कैसे देखने को मिलेगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में ये यूनियन लिस्ट में कार्य भी डिफाइन होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। ठीक, इसके अलावा सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, मतलब हमारे यहाँ जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। और इसमें और कि किसी भी कानून को अमन कॉन्स्टिट्यूशन घोषित भी करा जा सकता है। प्लस आप एक और चीज़ जो कि ऐड करते कि बेसिक फीचर का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक, फंडामेंटल राइट्स हमारे यहाँ, यानी कि आप उनका नहीं ले सकते, उनका मतलब लोगों का जो फंडामेंटल राइट दे रखे हैं पीपल को, तो उनको नहीं छीना जा सकता है एक तरीके से। और जो आर्टिकल 13 है वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को भी कोई भी कानून बनाने से जो कि फंडामेंटल राइट का हनन करता हो। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश सिटीजन्स के पास राइट नहीं है, उनके पास भी राइट हैं, बट ऐसा जितने गारंटी हमारे मतलब राइट्स को करा जाता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, तो इतना वहाँ पे इतना तवज्जो नहीं दी जाती है। ठीक, इतना समझ सकते हैं। देयरफॉर जो नोमेनक्लेचर है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्रिटिश के पास राइट नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश के पास भी राइट है, हालांकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं। ठीक, क्योंकि वहाँ पे वो सोवरेन बॉडी है और यहाँ पे वो सोवरेन बॉडी नहीं है। ओके, और जो अमेरिकन लेजिस्लेचर है हम उसके सिमिलर हैं। इन यूएस से ऑल्सो जो सोवरेनिटी है कांग्रेस की वो लीगली रेस्ट्रिक्टेड है रिटर्न करेक्टर्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, और जो जुडिशियल रिव्यू है सिस्टम, एंड जो बिल ऑफ राइट्स हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स जो कि आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, और ध्यान रख लेना। हालांकि मैं इसको कवर कर चुका था लेकिन मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना रह गया, बट कोई नहीं, ठीक है, हम दोबारा से इस चीज़ को बता रहे हैं। मेरे ध्यान ही नहीं रहा रिकॉर्डिंग ऑन करना, इसी वजह से आपको एक टिक करता हुआ भी दिखेगा। ओके, तो इसमें मैं इधर साइड जो बताऊंगा ये राज्यसभा की सीट हैं, इधर लोकसभा की, तो बार बार नाम नहीं लूँगा, मैं सीधा बताता चलूँगा। आंध्र प्रदेश में 11 और 25, अरुणाचल प्रदेश में 1 और 2, असम में 7 और 14, बिहार में 16 और 40, छत्तीसगढ़ में 5 और 11, गोवा में 1 और 2, गुजरात में 11 और 26, यानी कि जो कम है वो राज्यसभा की सीटें, ज़्यादा है वो लोकसभा की, ऐसे ध्यान रख लो। हरियाणा में 5 और 10, हिमाचल प्रदेश में 3 और 4, झारखंड में 6 और 14, कर्नाटक में 12 और 28, केरला में 9 और 20, मध्य प्रदेश में 11 और 29, महाराष्ट्र में 19 और 48, मणिपुर में 1 और 2, मेघालय में 1 और 2, मिजोरम में 1 और 1, नागालैंड में 1 और 1, उड़ीसा में 10 और 21, पंजाब में 7 और 13, राजस्थान में 10 और 25, सिक्किम में 1 और 1, तमिलनाडु में 18 और 39, तेलंगाना में 7 और 17, त्रिपुरा में 1 और 2, उत्तराखंड में 3 और 5, उत्तर प्रदेश में 31 और 80, वेस्ट बंगाल में 16 और 42, और अंडमान निकोबार में 1 है वो लोकसभा की, चंडीगढ़ में भी 1 है लोकसभा की, दादर एंड नगर हवेली 1 है, दमन एंड दीव में 1 है, दिल्ली में 3 और 7, लक्षद्वीप में 1 है लोकसभा की, पुडुचेरी में 1 और 1, जम्मू एंड कश्मीर में 4 और 5, लद्दाख में 1 है लोकसभा की। टोटल 245 हो जाती है राज्यसभा में, 545 हो जाती है लोकसभा में, जो कि सीट रिजर्व है एससी एंड एसटी के लिए लोकसभा में। तो एससी एंड एसटी की मैं बताऊंगा, तो आप देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में 4 और 1 है, और अरुणाचल प्रदेश में नहीं है कोई भी सीट रिजर्व एससी एंड एसटी के लिए, असम में 1 और 2, बिहार में 6 और ट्राइब के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ में 1 और 4, गोवा में नहीं है, गुजरात में 2 और 4, हरियाणा में ट्राइब के लिए नहीं है, 2 हैं कास्ट के लिए, शेड्यूल कास्ट, हिमाचल प्रदेश में 1 कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए नहीं है, झारखंड में 1 और 5, कर्नाटक में 5 और 2, केरला में 2 हैं कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश में 4 और 6, महाराष्ट्र में 5 और 4, मणिपुर में कास्ट के लिए नहीं है, 1 है ट्राइब के लिए, मेघालय में कास्ट के लिए नहीं है, 2 हैं ट्राइब के लिए, मिजोरम में 1 है ट्राइब के लिए, कास्ट के लिए नहीं है, नागालैंड में नहीं है,
उड़ीसा में 3 और 5, पंजाब में 4 और ट्राइब के लिए नहीं है। और पंजाब में उड़ीसा में 3 और 5 और पंजाब में 4 और ट्राइब के लिए नहीं है। राजस्थान में 4 और 3, सिक्किम में नहीं है। तमिलनाडु में 7 कास्ट के लिए, ट्राइब के लिए नहीं है। तेलंगाना में 3 और 2, त्रिपुरा में 1 है किसके लिए, ट्राइब के लिए। उत्तराखंड में 1 है कास्ट के लिए। उत्तर प्रदेश में 17 हैं और वेस्ट बंगाल में 10 और 2। अंडमान निकोबार में नहीं है, चंडीगढ़ में नहीं है, दादर नगर हवेली में 1 है किसके लिए, ट्राइब के लिए। दामन एंड दीव में नहीं है, दिल्ली में 1 है कास्ट के लिए। लक्षद्वीप में ट्राइब के लिए है। पुडुचेरी में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, लद्दाख में नहीं है। तो इस हिसाब से टोटल जो शेड्यूल कास्ट के लिए 84 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 है। जो ड्यूरेशन रहा लोकसभा का, फर्स्ट लोकसभा से प्रेजेंट लोकसभा तक, वो बता देता हूँ। पहली जो रहा 1952 से 57 तक रहा, ये डिजोल्व हो गई 38 दिन पहले ही अपने टेनवर से। सेकंड 57 से 62 40 दिन पहले डिजोल्व हो गई। थर्ड 62 से 67 डिजोल्व हो गई 44 दिन पहले ही। 467 से 1970 के बीच में डिजोल्व हो गई 1 ईयर 79 डेज पहले ही। और फिफ्थ 1971 से 77 तक रही। इसमें जो लोकसभा था इसका 2 साल टेनर बढ़ाया गया था, एक बार में 1 साल करके, क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी। तो इस हिसाब से इसका जो टेनर चला था 5 साल 10 महीने 6 दिन चला था। और सिक्स्थ वाला 1977 से 79 के बीच में डिजोल्व हो गया था, 2 साल 4 महीने 28 दिन पहले। सेवन्थ का 1980 से 84 के बीच में 20 दिन पहले डिजोल्व हो गई थी। एट्थ वाला 85 से 89 के बीच में डिजोल्व होगी 43 दिन पहले। नाइन्थ वाला 1989 से 1991 तक 25 दिन 1 साल 2 महीने 25 दिन पहले डिजोल्व हो गई थी। 10th 1991 से 1996 से ये पूरा चला था टेनवर। 11 1996 से 1997 इसका अगर आप देखेंगे तो ये 1 साल 6 महीने 13 दिन पहले ही, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये ख़त्म हो गई थी सरकार। 12th वाला 1998 से 1999 तक 1 साल 1 महीना 4 दिन चली सरकार। 13th वाला 1999 से 2004 तक डिजोल्व हो गई थी 253 दिन में, 253 दिन पहले। और 14th वाला पूरा चला टेनवर 2004 से 9 तक। 15th 2009 से 14 तक पूरा चला। 16 2014 से 19 तक पूरा चला। 17th वाला 2019 से 24 तक पूरा चला। और अब 18th वाला कंटिन्यू होगा, क्योंकि ये बुक के अकॉर्डिंग जिस टाइम पे बुक छप रही थी उस टाइम पे वही चल रहा था 17th। स्पीकर लोकसभा के बता देता हूँ, जो कि पहले से लेकर प्रेजेंट तक रहे। पहले थे गणेश वासुदेव मावलंकर, जो कि 1952 से 56 तक रहे, उनकी डेथ हो गई थी। फिर आए थे अनंत शयनम अयंगर 56 से 57 के बीच में, ठीक है। सेकंड अनंत संयम अयंगर 57 to 62। थर्ड आए थे हुक्म सिंह 62 to 67। फोर्थ आए थे नीलम संजीव रेड्डी 67 से 69, रिज़ाइन कर दिया था। फिर इनके बाद आए थे गुरदीलाल सिंह ढिल्लन 69 से 71। फिफ्थ आए थे गुरदीलाल सिंह ढिल्लन 71 से 75, फिर रिज़ाइन कर दिया था। बली राम भगत 76 से 77 तक। सिक्स नीलम संजीवा रेड्डी 77 से 77 तक रिज़ाइन कर दिया था। फिर KS हेगड़े आए 77 से 80 तक। सेवन्थ आए बलराम जाखड़ 80 से 85 तक। एट्थ आए बलराम जाखड़ 85 से 89 तक। नाइन्थ राबी रहे 89 से 91। 10th शिवराज पाटिल 91 से 96। 11th PA संगमा 96 से 98। 12th GMC बलयोगी 98 से 99। 13 GMC बलयोगी 99 से 2002 तक, क्योंकि इनकी फिर डेथ हो गई थी। मनोहर जोशी है 202 से 2002 से 2004 तक। 14 सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009। 15th मीरा कुमार 2009 से 14। 16th सुमित्रा महाजन 2014 से 19। 17th में ओम बिरला 2019 से। और 18th में भी ओम बिरला साहब ही हैं। आर्टिकल जो कि रिलेटेड है पार्लियामेंट से 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट से 80, कंपोजिशन से रिलेटेड काउंसिल ऑफ स्टेट की 81, कंपोजिशन से रिलेटेड हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा 82, रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड आफ्टर ईच सेंसस यानी कि वो डिलिमिटेशन कमीशन 83, ड्यूरेशन जो है हाउस ऑफ पार्लियामेंट का 84, क्वालिफिकेशन जो है मेंबरशिप की पार्लियामेंट के रिगार्डिंग 85, जो सेशन है पार्लियामेंट का प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन 86, राइट है जो कि प्रेसिडेंट का एड्रेस करने के लिए एंड सेंड करने के लिए मैसेज हाउसेस का 87, स्पेशल एड्रेस जो कि करा गया प्रेसिडेंट के द्वारा 88, जो कि राइट है मिनिस्टर का एंड अटॉर्नी जनरल एज रेस्पेक्ट हाउसेस ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट 89, जो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन है काउंसिल ऑफ स्टेट का 90, जो कि वैकेशन एंड रेजिग्नेशन रिमूवल देखने को मिलेगा
डिप्टी चेयरमैन का ऑफिस है 91 जो कि पावर है डिप्टी चेयरमैन की और अदर पर्सन की परफॉर्म करने के ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस एक्ट एज अ चेयरमैन। 92 जो चेयरमैन है और जो डिप्टी चेयरमैन है नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from office is under consideration। 93 स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। 94 वैकेशन एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड है। किसके रिमूवल से रिलेटेड? स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के। 95 पावर है डिप्टी स्पीकर की परफॉर्म करने के रिगार्डिंग ड्यूटीज़ के ऑफिस के और एक्ट करेगा एज ए स्पीकर। 96 जो कि स्पीकर है और जो डिप्टी स्पीकर है नॉट टू प्रिसाइड while a resolution for his removal from his office is under consideration। 97 salaries and allowances are related and 98 secretariat of parliament से related। conduct of business से related। 99 oath or affirmation। 100 voting in houses power of houses to act notwithstanding vacancies and quorum। 101 वैकेशन से रिलेटेड सीट्स के। 102 डिस्क्वालिफिकेशन से मेंबरशिप के। 103 डिसीजन क्वेश्चन जो कि डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग मेंबर्स के। 104 जो कि पेनल्टी से रिलेटेड है फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ऑथर ऑफ फॉर्मेशन आर्टिकल 99 व्हेन नॉट क्वालिफाइड और व्हेन डिस्क्वालिफाइड। पावर एंड प्रिविलेजेस 105 जो कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द मेंबर्स एंड कमेटीज देयर ऑफ। 106 जो कि सैलरीज एंड अलाउंसेस से रिलेटेड मेंबर के। 107 जो कि प्रोविजन है इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ वेल। 108 जो कि जॉइंट सिटिंग है दोनों सदनों की 10 हाउसेस। 109 की जो कि स्पेशल प्रोसीजर है मनी बिल के रिगार्डिंग। 110 जो कि डेफिनेशन है मनी बिल के। 111 जो कि असेंट टेबल के। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 113 प्रोसीजर से रिलेटेड है पार्लियामेंट के एस्टिमेट के। 114 अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। 115 है सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट से रिलेटेड। 116 वोट ऑन अकाउंट वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट से रिलेटेड। 117 स्पेशल प्रोविजन है फाइनेंशियल के रिगार्डिंग। 118 जो कि रूल ऑफ प्रोसीजर है। 119 रेगुलेशन है बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेसेस। 120 है लैंग्वेज से रिलेटेड जो कि यूज होगी पार्लियामेंट। 121 जो कि रेस्ट्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन के पार्लियामेंट में। 122 कोर्ट इंक्वायरी नहीं कर सकता प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट की। 123 जो कि पावर रिलाइज प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस के रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है पार्लियामेंट वो फिनिश होता है। तो थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में एंड नेक्स्ट वीडियो में।